अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम मैम। क्या जी बच्चों कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ बेटा, शुक्र है अल्लाह का, काफ़ी बेहतर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों की दुआओं से। अल्हम्दुलिल्लाह मैम। अच्छा बच्चे, हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 6 डीसी टू डीसी कन्वर्टर। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को इसका थोड़ा सा ओवरव्यू भी दिया था कि डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स में हम क्या करेंगे। ठीक है, जैसे कि इसके नेम से पता चल रहा है कि इट्स इनपुट इज़ डीसी और इसकी आउटपुट भी डीसी होगी। ठीक है, इनपुट भी डीसी होनी चाहिए, आउटपुट भी डीसी, डीसी टू डीसी कन्वर्टर। ठीक है, और डीसी एक वैल्यू से हम किसी और वैल्यू पर उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, डीसी की फ्रीक्वेंसी तो होती नहीं, लेवल तो सिर्फ एक वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू है ना हमारे पास। ठीक है, उस कांस्टेंट वैल्यू को या हम ज़्यादा कर सकते हैं उससे, या हम उससे कम कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम वैल्यू को ज़्यादा करेंगे तो उसको हम कहेंगे बूस्ट कन्वर्टर। ठीक है, डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स में। और अगर हम उस वैल्यू को कम करेंगे तो वो बक कन्वर्टर बन जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम डिज़ाइन करेंगे बक और बूस्ट कन्वर्टर्स। ठीक है, तो इससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बता दूं कि बल्कि चैप्टर नंबर 1 में भी हम ये डिस्कस कर चुके हुए हैं कि हम स्विच मोड पर क्यों आए हैं। ठीक है, हम स्विच मोड पर इसलिए आए हैं क्योंकि स्विच मोड में पावर डिसिपेशन ज़ीरो होती है। स्विच ऑन होगा तब भी पावर ज़ीरो होती है, स्विच ऑफ होता है तब भी पावर ज़ीरो होती है। ठीक है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की एवोल्यूशन के पीछे बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है कि इसमें पावर डिसिपेशन ज़ीरो है। ठीक है, तो डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स में हमारे पास कुछ और रेगुलेटर्स भी होते हैं। डीसी टू डीसी कन्वर्टर का बेसिकली मकसद क्या है, एक रेगुलेट करना वैल्यू को। ठीक है, हम चाहते हैं कि इस स्पेसिफिक वैल्यू पर, लेट से हमारे पास 100 वोल्ट है, हम चाहते हैं कि 80 वोल्ट पर हम उसको रेगुलेटेड आउट मतलब सप्लाई दें किसी भी इक्विपमेंट को। तो उसके लिए फिर हम डीसी टू डीसी कन्वर्टर यूज़ कर लेते हैं जो कि एज अ रेगुलेटर भी काम करता है, क्योंकि हम किसी एक वैल्यू, फिक्स वैल्यू के ऊपर डिज़ाइन करते हैं उसको, और वो फिक्स वैल्यू हम आउटपुट पर ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास थे लीनियर रेगुलेटर्स। लीनियर रेगुलेटर्स आर जस्ट लाइक ये डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स में। ठीक है, लीनियर रेगुलेटर्स आर जस्ट लाइक अ वेरिएबल रेजिस्टर्स। ठीक है, जिस तरह ये स्विच मोड का कॉन्सेप्ट आया था, तो उससे पहले हमने देखा था कि अगर हम किसी भी वोल्टेज को कन्वर्ट करना चाहते हैं किसी और वैल्यू के ऊपर, ठीक है, तो उसके लिए हम सिंपल क्या करेंगे, एक रजिस्टर लगा लें। ठीक है, एक सर्किट रजिस्टर लगा लें और एक लोड रेजिस्टेंस होगी, और उनकी वैल्यूज़ को हम इस तरह एडजस्ट करें कि हम अपनी डिज़ायर्ड आउटपुट अचीव कर लें। ऐसे ही है जी बच्चों, ऐसे ही है। यस मैम। यस मैम। ऐसे ही है। ठीक है, जैसे फॉर यस मैम। एग्जांपल अगर मुझे 10 वोल्ट मेरे पास इनपुट है और मुझे आउटपुट पर 5 वोल्ट चाहिए, तो मैं कितनी रेजिस्टेंस लगाऊंगी दरमियान में आउटपुट और इनपुट के। अगर 10 वोल्ट इनपुट है और मुझे आउटपुट पर 5 वोल्ट रेगुलेटेड आउटपुट चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए मुझे जो सर्किट रेजिस्टेंस है वो क्या मैम करना वो है, सेम कितनी वैल्यू होनी दो चाहिए। दो रेजिस्टेंस सेम लगानी चाहिए दो ताकि रेजिस्टेंस, ठीक है, हाफ ऑफ दो, वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। ये दो रेजिस्टेंस कौन कौन सी हैं? ये दोनों रेजिस्टर कौन कौन सी रेजिस्टेंस होंगी? एक तो होगी सर्किट रेजिस्टेंस और एक होगी एक लोड लोड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। बिल्कुल ठीक है, तो बेसिकली अगर मुझे 10 से 5 वोल्ट पे कन्वर्ट करना है, तो मेरी सर्किट रेजिस्टेंस जो है वो इक्वल होनी चाहिए जितनी भी लोड रेजिस्टेंस है। ठीक है, मैंने अपनी मर्जी की कोई भी लोड रेजिस्टेंस पिक की है, ठीक है, तो उस लोड रेजिस्टेंस के इक्वल होनी चाहिए मेरी सर्किट की रेजिस्टेंस। ठीक है, अच्छा, वो बिल्कुल 10 से 5 वोल्ट पे रेगुलेट कर देगी, लेकिन उसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं? मैम वोल्टेज ज़ाया हो जाएंगे हमारे 5 वोल्ट। बिल्कुल ठीक है, 5 वोल्ट हमारे जो हैं वो इन द फॉर्म ऑफ पावर डिसिपेशन वो वोल्टेज ड्रॉप हो गए। एक तो ये नुकसान हो गया, यानी हमारा सर्किट जो है वो ओनली 50% एफिशिएंट है। और यस मैम। इसके अलावा
हमने जितना भी वोल्टेज चाहिए होगा हमें अपनी लोड रेजिस्टेंस के मुताबिक उसको डिज़ाइन करना पड़ेगा। एक मिनट। यस मैम, बार बार डिज़ाइन करना पड़ेगा। बिल्कुल हमारा सही कह रहे हो तुम। मोहित सर, जमील क्या कह रहे हैं? अच्छा जी, तो अब जैसे ही लोड रेजिस्टेंस चेंज होगी वैसे ही मुझे अपनी सर्किट की रेजिस्टेंस को चेंज करना पड़ेगा। अगर मुझे 1 ओम की लोड रेजिस्टेंस गिवन है तो मुझे सर्किट रेजिस्टेंस 1 ओम करनी पड़ेगी, यानी मेरे पास एक कांस्टेंट डिज़ाइन रेजिस्टेंस नहीं होगी। जब भी मैं ये प्रॉब्लम को डिज़ाइन करूँगी तो उसके लिए मुझे हर दफ़ा लोड की रेजिस्टेंस के साथ अपनी सर्किट की रेजिस्टेंस को चेंज करना पड़ेगा। यूजुअली ऐसे नहीं होता है। जो लोड रेजिस्टेंस होती है इनपुट वोल्टेज सप्लाई और लोड रेजिस्टेंस कह लें या सिंपल मैं लोड कह देती हूँ। लोड जो मर्जी हो, ठीक है, और इनपुट जो मर्जी हो, जो दरमियान वाला सर्किट है वो एक कांस्टेंट सर्किट होना चाहिए। जी अहमद सुबानी। अच्छा जी, तो लोड रेजिस्टेंस के साथ हमारी रेजिस्टेंस नहीं चेंज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज होता है। और दूसरा डिसएडवांटेज तो सबको पता है कि पावर डिसिपेशन हो रही है तो ये एफिशिएंट नहीं है सर्किट। अगर 10 to 5 वोल्ट कर रही हूँ तो इसमें 50% ये एफिशिएंट होगा, 50% इनएफिशिएंट है, ठीक है। तो ये इसके डिसएडवांटेज हैं। तो लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर्स में क्या होगा, आपके पास उसी तरह एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है लेकिन ये ट्रांजिस्टर काम कर रहा है एज अ इन अ लीनियर रीजन, ठीक है। तो अगर ये ट्रांजिस्टर लीनियर रीजन में काम कर रहा है तो ये लीनियर ट्रांजिस्टर, और ये सिंपल एक वेरिएबल, ये जो सर्किट बना हुआ है बिल्कुल एग्जैक्टली यही है, ये वेरिएबल रजिस्टर की तरह काम कर रहा होता है। आप लोगों ने ईडीसी में इसके एक्सपेरिमेंट्स किए भी होंगे कि जब ये लीनियर रीजन में काम कर रहा होता है तो जैसे जैसे आप बेस करंट को ज़्यादा करते हैं वीसी इंक्रीज करता जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही सेम प्रोसीजर है, बेस करंट को इंक्रीज करें, वीसी इंक्रीज करेगा और ये वी नोट हमारा जो है वो कम होता जाएगा। तो जिस हिसाब से आपको वी नोट चाहिए उस हिसाब से आप आई बी प्रोवाइड करते हैं और उसके करस्पॉन्डिंगली इस ट्रांजिस्टर पे वी सी अपीयर होंगे। इसके आउटपुट पे आउटपुट होती है ना कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज, ठीक है। और जितने यहाँ पर ड्रॉप हो जाएंगे बाकी सारे वोल्टेज आपके लोड के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। तो उसके मुताबिक फिर आप बेस करंट जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल एज अ, इसमें भी वही प्रॉब्लम है कि यहाँ पर बाकी जो वोल्टेजेस हैं जितने यहाँ पर आगे बाकी जितने भी थे इनपुट में से माइनस करके निकाल लें, वी एस माइनस वी नोट कर लें, बाकी जितने भी वोल्टेज हैं वो वी सी ई हैं और वी सी बेसिकली वोल्टेज ड्रॉप है, यहाँ पर पावर डिसिपेशन हो रही है, ठीक है। तो इसलिए फिर हम ट्रांजिस्टर को लीनियर मोड में नहीं बल्कि स्विच मोड में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो स्विच मोड में यूज़ करने का मतलब ये है कि बिल्कुल वही सर्किट है जो कि लीनियर रेगुलेटर का था, ठीक है। ये है स्विच मोड रेगुलेटर्स। तो स्विच मोड रेगुलेटर्स में वही ट्रांजिस्टर लगा लेकिन यही ट्रांजिस्टर एज अ स्विच काम कर रहा है, ठीक है। एज अ स्विच काम करने का मतलब ये होता है कि या तो ये सैचुरेशन मोड में काम करे या फिर ये कट ऑफ मोड में काम करे, बस। और ये बीजेटी भी हो सकता है, ये मॉसफेट भी हो सकता है, ठीक है। हर एक की अपनी अपनी करेक्टरिस्टिक्स हैं। चैप्टर नंबर 1 खोल के देखें और इसमें देखें कि बीजेटी का क्या फ़ायदा है। अगर मैं डायोड स्विच की जगह पे सबने जाके ये काम करना है, अगर मैं इस स्विच की जगह पर ट्रांजिस्टर लगा दूं, ट्रांजिस्टर में बीजेटी भी हो सकता है, मॉसफेट भी हो सकता है, तो उसके क्या इफेक्ट्स होंगे। और अगर मैं स्विच की जगह डायोड लगा दूं तो क्या होगा, अगर मैं स्विच की जगह एससीआर लगा दूं तो क्या होगा। सभी स्विच है ना, सब स्विचेस हैं, सब स्विचेस की ही फॉर्म्स हैं। कोई अनकंट्रोल्ड स्विच है जैसे डायोड है, थायरिस्टर वाले स्विचेस जो हैं वो एससीआर जो है वो सेमी कंट्रोल्ड है, और अगर मैं ट्रांजिस्टर लगा दूं बीजेटी या मॉसफेट लगा दूं तो वो फुली कंट्रोल्ड हैं, ठीक है। ये तीनों स्विचेस हैं। तो इन तीनों स्विचेस की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, यानी हाई करंट हाई वोल्टेज पे मैं कौन सा लगाऊंगी, यानी अगर मेरी एप्लीकेशन ऐसी है कि जिसमें हाई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, या हाई वोल्टेज एप्लीकेशन है, उसमें मुझे मैं क्या प्रेफर करूंगी, कौन सा स्विच प्रेफर करूंगी, ठीक है। या अगर मेरा लो वोल्टेज एप्लीकेशन है तो मैं कौन सा स्विच प्रेफर करूंगी। या अगर मुझे वोल्टेज ड्रॉप कम चाहिए, ठीक है, कुछ स्विचेस ऐसे हैं आइडियली तो इनके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 0 होता है अगर ये स्विच ऑन है तो, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो अगर मैं ये चाहती हूँ कि मेरा सर्किट बहुत परफेक्ट हो और बहुत एफिशिएंट हो तो मुझे वोल्टेज ड्रॉप कम से कम चाहिए, ठीक है। तो अगर मुझे वोल्टेज ड्रॉप कम से कम चाहिए तो मुझे इन तीनों में से कौन सा स्विच मैं चूज़ करना चाहिए कि मेरा वोल्टेज ड्रॉप कम से कम हो, क्योंकि अगर मैं एक डायोड लगाती हूँ तो 0.7 वोल्ट होगा इन केस ऑफ सिलिकॉन, ठीक है। और अगर मैं एससीआर लगाती हूँ वो भी एक डायोड की तरह काम करता है, और अगर मैं ट्रांजिस्टर बीजेटी या मॉसफेट लगाऊं तो तब कितना ड्रॉप आएगा,
सैचुरेशन या दूसरा कौन सा मोड है, कट ऑफ मोड, उनमें आइडियली तो कोई ड्रॉप नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ ड्रॉप होता है, वो स्ट्रेट लाइन से थोड़ा सा ऊपर या नीचे आ रही होती है, ठीक है, यानी कर्व थोड़ी सी यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं होती, बल्कि थोड़ी एंगल के ऊपर लाइन होती है, ठीक। तो आपने ये देखना है, खुद से इसको स्टडी करना है कि अगर मुझे वोल्टेज ड्रॉप कम चाहिए तो मुझे कौन सा स्विच जो है वो यूज़ करना चाहिए और हर स्विच में कितना कितना वोल्टेज ड्रॉप होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने खुद देखना है। अच्छा, तो अब अगर मैंने इसको स्विच मोड में यूज़ कर लिया फिर क्या होगा। अब यहाँ पर मेरा जो इनपुट है ये VS है, इनपुट VS, ठीक है, और आउटपुट मेरा V0 है और लोड रेजिस्टेंस RL है। दरमियान में मैंने स्विच एक लगा दिया, ये मैं स्विच लगा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक स्विच लगा दिया, स्विच को मैं कभी क्लोज कर रही हूँ कभी ओपन कर रही हूँ, ठीक है। इसके लिए ये वेव फॉर्म है। अब ये इनपुट DC सप्लाई है, DC इनपुट है VS, ठीक है। मैंने स्विच को क्लोज किया फॉर टाइम पीरियड 0 से DT टाइम के लिए, DT मैं बताती हूँ क्या है। DT के लिए मैंने स्विच को क्लोज किया और 1 - DT के लिए मैंने इसको ओपन कर दिया। 1 - DT का मतलब ये है कि 0 से DT तक ये अगर ऑन है तो टोटल टाइम पीरियड T है, तो T में से DT माइनस कर दें, तो दिस इज बेसिकली T, कैपिटल T माइनस DT। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है बच्चों। मैंने एक दफ़ा स्विच को क्लोज किया, एक दफ़ा ओपन किया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, स्विच क्लोज और ओपन हो रहा है, ठीक है। इसकी मैं एवरेज वैल्यू ले लूँगी, क्योंकि कभी V0 के ऊपर VS जा रहा है और कभी V0 के ऊपर 0 जा रहा होगा। ऐसे ही है ना, जब स्विच क्लोज हो जाएगा तो सारे का सारा वोल्टेज आउटपुट पर अपीयर हो जाएगा, जब ये स्विच ओपन होगा तो आउटपुट पर कुछ भी अपीयर नहीं होगा, 0 वोल्टेज आएगा क्योंकि करंट 0 होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, मैंने स्विच को ओपन और क्लोज किया और मैंने उसकी एवरेज वैल्यू ले ली। एवरेज वैल्यू कैसे लेते हैं, V0 = 1/T 0 to T V0 T dt, ठीक है। ये तो पता है ना सबको, सिंपल एवरेज का फार्मूला लगा और 0 से T को मैंने 0 से अब DT कर दिया। क्यों 0 से DT कर दिया, क्योंकि 0 से DT तक मेरा V0 क्या था, VS था, और DT से T तक 0 ऑन था। कंडीशन में था मैम ये। हाँ जी, ऑन कंडीशन में था, ठीक है, स्विच क्लोज था। तो DT से T तक तो मेरा वोल्टेज 0 आ रहा है, इसलिए मैं इसको 0 से DT लूँगी, क्योंकि DT से कैपिटल T तक तो ये 0 है। तो 1/T इंटीग्रेशन 0 to DT VS DT। तो इससे मेरे पास जो आउटपुट आती है वो आती है VS into D। D इज ड्यूटी साइकिल, ठीक है। ड्यूटी साइकिल किसको कहते हैं, ड्यूटी रेशियो कह लें या ड्यूटी साइकिल कह लें। ड्यूटी साइकिल इज बेसिकली द रेशियो ऑफ ऑन टाइम ओवर टोटल टाइम, ठीक है, ऑन टाइम ओवर टोटल टाइम। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टर्म, ड्यूटी साइकिल, ठीक है। क्योंकि स्विच मोड में हम सब कुछ कंट्रोल करते हैं ड्यूटी साइकिल से, कितनी देर के लिए मैंने स्विच को ऑन करना है, कितनी देर के लिए मैंने स्विच को ऑफ करना है, यही इसका कॉन्सेप्ट है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का यही कॉन्सेप्ट है स्विच मोड। स्विच मोड कैसे होगा, कभी स्विच को ऑन करें कभी स्विच को ऑफ करें, कितनी देर के लिए ऑन करना है कितनी देर के लिए ऑफ करना है वो हमें पता चलेगा ड्यूटी साइकिल से। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं 50% ड्यूटी साइकिल रखूँ तो उससे क्या होगा, 50% ऑन 50% ऑफ। अगर मैं ड्यूटी साइकिल रखती हूँ 70%, 70% का मतलब है T ऑन ओवर कैपिटल T, ठीक है, यानी टोटल टाइम का 70% मेरा ऑन टाइम है और 30% ऑफ टाइम है, ठीक है। Yes, तो जितना मैं ड्यूटी साइकिल रखूंगी उसके मुताबिक मेरा आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ VS एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा आउटपुट के ऊपर जो वोल्टेज है वो हाफ ऑफ VS हो जाए, ठीक है। तो मैं ड्यूटी साइकिल को 50% रख लूँगी, ठीक है। अगर मैं ड्यूटी साइकिल को 50% रखूँ, 50% का मतलब क्या है, हाफ ऑन हाफ ऑफ, ठीक है। तो VS/2 V0 मेरे पास क्या आ जाएगा, VS/2। क्लियर जी बच्चों, यस क्लियर मैम। है, ठीक है। और यहाँ से भी पता चल रहा है ना आपको, यस मैम। 0 से DT तक ये VS है और DT से T तक ये 0 है, तो एवरेज वैल्यू जो होगी इसके दरमियान में आएगी। और अगर ये एग्जैक्टली सेम ड्यूरेशन के हैं तो VS/2 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं ये चाहती हूँ कि मेरा जो आउटपुट वोल्टेज है वो VS का 70% हो, ठीक है। या इसको चले छोड़ दें, आप इस तरह कर लें कि जैसे मैंने कहा था कि मेरा इनपुट वोल्टेज जो था वो 10 वोल्ट था और मुझे आउटपुट 5 वोल्ट चाहिए था। अब मैं कह रही हूँ कि इनपुट मेरा 10 ही है और आउटपुट मुझे 7 वोल्ट चाहिए, ठीक है। तो 7 वोल्ट, V0 को रखें 7 और VS को रखें 10, तो ड्यूटी साइकिल निकाल लें 7/10, 7/10 यानी 0.7। 0.7 का मतलब है कि 70% ऑन रखें स्विच को और 30% स्विच को ऑफ रखें, तो आपके पास आउटपुट जो है वो 7 वोल्ट आ जाएगी। क्लियर
Yes, ma'am. क्लियर हो गया? Yes, अच्छा ma'am. मुझे बताइए लास्ट इसमें, फिर उसके बाद मैं बक कन्वर्टर स्टार्ट करती हूँ। ड्यूटी साइकिल मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैम 100 हो 10 हो सकता है सकता है। 100 हो सकता है मैम। 100%। 100%। 100%, ठीक हो गया। ठीक है, तो स्विच मोड जो है वो 100% हमारे पास एफिशिएंट सर्किट्स है। ठीक है, इसमें कहीं पर भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा। क्लियर? अच्छा बच्चों, ये मैम ये देखिए आइडियल अब, ही होगा ना 100%। हाँ जी, आइडियली है। ठीक है, इसलिए तो मैंने आपसे कहा है कि स्विच आपने देखना है कि मैं कौन सा यहाँ पे स्विच लगाऊं जिससे वोल्टेज ड्रॉप कम से कम हो। वो ऑब्वियसली ट्रांजिस्टर ही होगा। कौन सा ट्रांजिस्टर होगा, बीजेटी या मॉसफेट, ये आप लोगों ने मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना है कि आप लोगों ने इसके बारे में क्या सर्च किया है। ठीक है, तो ओके अब मैम। यहाँ, अब इसकी जो आउटपुट है, अगर मैं बिल्कुल इसी सर्किट की मैं आउटपुट देखूँ तो इसकी आउटपुट तो ये है, ये जो मैंने बनाई है। इट इज़ नॉट वी एस टाइम्स टी, इसकी आउटपुट ये है। जब ये मैं स्विच को ऑन रखती हूँ तो मेरे पास आउटपुट, जब मैं यहाँ पे मल्टीमीटर लगाऊंगी तो आउटपुट वी एस आएगा। फिर जब स्विच को मैं ऑफ कर देती हूँ तो आउटपुट जीरो हो जाएगी। यहाँ मैं आगे ऑसिलोस्कोप लगा दूँ तो मेरे पास ये आएगी। ठीक है, मुझे इसकी एवरेज वैल्यू से कंसर्न है। ठीक है, अगर मुझे इसके एवरेज वैल्यू से कंसर्न है, एवरेज वैल्यू का मतलब होता है डीसी वैल्यू, डीसी वैल्यू से कंसर्न है, तो इसका मतलब है कि मुझे आगे एक लो पास फिल्टर लगाना पड़ेगा। क्लियर? ठीक है, तो Yes. मुझे इस रेजिस्टेंस के आगे एक, या इस रेजिस्टेंस के आगे कर लेंगे, इस रेजिस्टेंस के पीछे कर लेंगे, यानी कि मुझे स्विच के बाद बेसिकली एक लो पास फिल्टर लगाना पड़ेगा। अगर मैं लो पास फिल्टर नहीं लगाऊंगी तो मेरी आउटपुट एसी आएगी। डीसी इनपुट है, एसी आउटपुट है। ठीक है, ये एक सिंपल इन्वर्टर के तौर पर भी काम कर सकता है। ठीक, अगर मैं इसके आगे लो पास फिल्टर नहीं लगाऊंगी ना, तो ये बेसिकली डीसी को एसी में कन्वर्ट कर रहा है। तो मुझे इसके आगे एक लो पास फिल्टर लगाना पड़ेगा। वो लो पास फिल्टर एक्सट्रैक्ट करेगा जो उसकी लो फ्रीक्वेंसी है, यानी लो फ्रीक्वेंसी का मतलब जो सबसे लो फ्रीक्वेंसी यानी डीसी वैल्यू उसकी। ठीक हो गया? तो अब हम Yes, डिजाइन ma'am. करते हैं बक कन्वर्टर। ठीक है, बक कन्वर्टर का मतलब है स्टेप डाउन कन्वर्टर, यानी कि हमारी जो आउटपुट होगी इट विल बी लेस देन द इनपुट। ठीक है, आज हम बक कन्वर्टर करेंगे इंशाल्लाह, नेक्स्ट टाइम फिर हम बूस्ट कन्वर्टर करेंगे। अच्छा, जब बक कन्वर्टर आपने डिज़ाइन करना है तो उसके लिए आपने एक तो ये चीज़ का ख्याल रखना है कि इनपुट डीसी होनी चाहिए, आउटपुट डीसी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर देखें इनपुट इज डीसी, अब आउटपुट कैसे डीसी बनी है, ये स्विच भी वही लगा हुआ है। ठीक है, आउटपुट को डीसी बनाने के लिए लो पास हमने फिल्टर लगाया है। लो पास फिल्टर लगा दिया, और ये हमारा एक लो पास फिल्टर है, एलसी फिल्टर। ठीक है, एलसी फिल्टर यहाँ पर हमने लगा दिया जो कि लो पास फिल्टर के तौर पे काम कर रहा है। ठीक, तो सिंपल इसका सर्किट क्या है, डीसी इनपुट, ठीक है, डीसी आउटपुट, डीसी आउटपुट ये लो पास फिल्टर की वजह, स्विच के बाद लगा दें, इधर लगा दें, इधर लगा दें, एक ही बात है। ठीक है, बेसिकली हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट के दरमियान में लगाना है। अच्छा, अब इस इंडक्टर के लिए इसको ये चार्ज तो हो जाएगा, लेकिन हमने इसको डिस्चार्ज भी तो करना है ना। ठीक है, इसको डिस्चार्ज करने के लिए बेसिकली हमने इसको पाथ प्रोवाइड करने के लिए इसके करंट को, जब ये करंट सोर्स बन जाता है और डिस्चार्ज होता है, तो हमने ये एक डायोड लगा लिया जो कि एज अ स्विच काम कर रहा है। ठीक है, फॉरवर्ड बाइस रिवर्स बाइस। उसी तरह थोड़ा सा रिकॉल करें अपने पुराने कॉन्सेप्ट्स, चैप्टर नंबर 2, उसमें याद है जो आप लोगों को, अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, एकदम सडन एब्रप्ट चेंज आएगा, क्योंकि स्विच ऑन या ऑफ ही स्पाइक होना आएगी है। मैम। स्पाइक आएगी, और वो स्पाइक इर्द गिर्द के जो सारे कंपोनेंट्स हैं ना, इनको डैमेज कर देती है। ठीक है, Yes, उस ma'am. स्पाइक को अवॉइड करने के लिए हमें इसको एक अल्टरनेट पाथ देना पड़ता है जो कि डायोड की फॉर्म में है। ये डायोड भी हो सकता है, ये ट्रांजिस्टर भी हो सकता है, यानी यहाँ पर हमने एक स्विच लगाना है जो कि जब ये ऑफ हो जाए तब ये ऑन हो जाए। ठीक है, जो मैम कि ये हमने डायोड फिलहाल फ्री एक व्हीलिंग डायोड, डायोड की तरह काम कर रहा है। कौन से डायोड की तरह, फ्री व्हीलिंग डायोड की तरह। फ्री व्हीलिंग डायोड कह लें, बिल्कुल ठीक है, उसकी तरह काम कर रहा है। अच्छा जी, अब सर्किट समझ आ गया सबको? जी बच्चों, यस सर्किट मैम। समझ आ गया? Yes, आ ma'am. गया। आ गया. अच्छा, अब इस सर्किट को डिज़ाइन करते हुए, यानी इसमें इंडक्टेंस कितनी रखनी है, इसमें कैपेसिटेंस कितनी रखनी है, इसके ये स्विचेस कौन कौन से होने चाहिए, ठीक है, इन सबको अब हमने डिज़ाइन करना है। ठीक है, उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जिनको हम फॉलो करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले जो है आपने ये देखना है कि जब ये स्विच ऑन हो, ठीक है, तब ये वाला स्विच ऑफ होना चाहिए। इस स्विच के ऑफ होने का क्या मतलब है, फॉरवर्ड बाइस या रिवर्स बाइस? Reverse bias. रिवर्स बाइस, बिल्कुल ठीक है। जब ये स्विच ऑन हो तो ये डायोड काम ना करे, यानी ये ओपन हो, रिवर्स बाइस्ड हो। ठीक है, और जैसे ही मैं मैम स्विच स्विच को, ऑन पे
हाँ, जब ये स्विच स्विच ऑन पे ऑन मैम ये हो, हम्म, जी मैम बताएं। जब ये स्विच ऑन होगा, ठीक है, ये ओपन होना चाहिए, ये ऑफ होना चाहिए, ये ऑन है, ये ठीक है ऑफ ठीक है, है। ठीक है। और अगर मैं इसको ओपन कर देती हूँ, ओपन करने का मतलब है कि स्विच ऑफ है, ठीक है। जब मैंने स्विच को ओपन किया तो अब मेरे पास ये वाला पाथ, इंडक्टर को ये वाला पाथ मिलना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए ये फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाना चाहिए, ठीक है। तो याद Yes, रखना है ma'am. आपने, पहली कंडीशन क्या है कि जैसे ही, यानी इनको हमने इस तरह से सेट करना है, इनकी स्विचिंग को, जैसे ही ये वाला स्विच ऑन हो, ये वाला स्विच ऑफ हो जाए, ये वाला स्विच ऑफ हो तो ये वाला स्विच ऑन हो जाए, ठीक है। Yes, ma'am. एक ही टाइम पर दोनों को नहीं करना, अगर एक टाइम पे कर दिया तो फिर क्या होगा, ये वीएस हमारा उठ जाएगा, ठीक है, शॉर्ट हो जाएगी सप्लाई, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके अलावा कुछ और कंडीशंस भी हैं जो कि हमने जिनका ख्याल रखना है। वो कंडीशंस कौन कौन सी हैं? वो कंडीशंस हैं हमारे पास कि सबसे पहला है कि इंडक्टर करंट इज पीरियोडिक। ये वही चीज़ें हैं जो बेसिकली हम ये चाहते हैं कि हम इसका एनालिसिस करें स्टेडी स्टेट के अंदर रहते हुए, ठीक है। तो स्टेडी स्टेट में रहते हुए ये सारी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। इंडक्टर करंट इज पीरियोडिक, ये पीरियोडिक होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्या है, एवरेज इंडक्टर वोल्टेज इज ज़ीरो। और हमें याद है कि जब इंडक्टर करंट पीरियोडिक होता है तो हमारा एवरेज इंडक्टर वोल्टेज ज़ीरो होता है। एवरेज करंट पीरियोडिक का क्या मतलब है, सॉरी, इंडक्टर करंट पीरियोडिक होने का क्या मतलब है? जी बोलें। मैम क्योंकि करंट हमारा चेंज हो रहा है ना पोलैरिटी के लिहाज से, ये हम्म, इंडक्टर में से इस वजह से मैम वो पीरियोडिक करंट इंडक्टर इसमें करंट मतलब पीरियोडिक होने का मतलब ये है कि ओवर अ टाइम पीरियड कैपिटल टी, ठीक है, एक सिंगल साइकिल ले लें, सिंगल साइकिल के लिए या सिंगल टाइम पीरियड के लिए उसकी वैल्यू चेंज ना हो, डेल्टा आई एल जीरो हो फॉर अ टाइम पीरियड टी, यानी कि एक टाइम जीरो के ऊपर जो वैल्यू है करंट की वही कैपिटल टाइम टी के ऊपर है, जो सिंपल पीरियोडिक की कंडीशन होती है। कोई भी पीरियोडिक वेवफॉर्म क्या करती है कि कैपिटल टाइम टी के बाद, यानी जो उसका टाइम पीरियड होता है उसके बाद वैल्यूज को रिपीट करना शुरू कर देती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही होना चाहिए कि इंडक्टर करंट पीरियोडिक होना चाहिए। हम स्टेडी स्टेट में, हम कोई ट्रांजिएंट्स नहीं ले रहे, कुछ नहीं ले रहे, हम पीरियोडिक स्टेडी स्टेट में इसका एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। इसका एनालिसिस होता है ट्रांजिएंट स्टेट्स में भी होता है, बाकी स्टेट्स में हम देखते हैं कि अच्छा इस पॉइंट पे क्या होगा, जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है। हम जो एनालिसिस कर रहे हैं वो इसका स्टेडी स्टेट एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडक्टर करंट इज पीरियोडिक, और अगर हमारा इंडक्टर करंट पीरियोडिक होगा तो एवरेज इंडक्टर वोल्टेज जीरो होगा, ठीक है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ गया कैपेसिटर। ये इंडक्टर की कंडीशंस होगी। कैपेसिटर की क्या कंडीशंस हैं? एवरेज कैपेसिटर करंट इज जीरो, ये भी वही चीज़ है, ठीक है। एवरेज इंडक्टर वोल्टेज जीरो होता है, ठीक है, और एवरेज कैपेसिटर करंट जीरो होता है, ठीक है। Yes, ma'am. और वोल्टेज के लिए कैपेसिटर के लिए जो वोल्टेज होता है वो पीरियोडिक होता है, ठीक है। इंडक्टर के लिए करंट पीरियोडिक है और कैपेसिटर के लिए वोल्टेज पीरियोडिक है, ठीक है। और इंडक्टर के लिए एवरेज वोल्टेज जीरो होगा और कैपेसिटर के लिए एवरेज करंट जीरो होगा, ठीक है। ये याद रखना है, चैप्टर नंबर 2 में हम पढ़ चुके हुए हैं, ठीक। तो ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए और स्टेडी स्टेट के लिए। और फोर्थ कंडीशन क्या है कि इनपुट पावर इक्वल्स टू आउटपुट पावर। अगर लॉसेस भी आते हैं, यानी कि बेसिकली पावर कंजर्वेशन होनी चाहिए, ठीक। तो ये इसकी कंडीशंस हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ और जो हैं वो भी हम देखेंगे, यानी ये इसकी बेसिकली प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक। अच्छा, और इसके अलावा हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा सर्किट जो है वो स्टेडी स्टेट में है, यानी ये इस तरह से काम कर रहा है। किस तरह से काम कर रहा है? एवरेज कैपेसिटर करंट ज़ीरो, एवरेज इंडक्टर वोल्टेज ज़ीरो, ठीक है, और कैपेसिटर का वोल्टेज और इंडक्टर का करंट दोनों पीरियोडिक होंगे, ठीक है। तो वो स्टेडी स्टेट में है। तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा सर्किट, इस एनालिसिस के लिए कि हमारा सर्किट जो है वो स्टेडी स्टेट में है, ये इसी तरह काम कर रहा है, ठीक है। और इसके अलावा दूसरी कंडीशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडक्टर करंट इज कॉन्टीन्यूस। कॉन्टीन्यूस का मतलब यह है कि ये पॉजिटिव होना चाहिए। इंडक्टर करंट को हम पॉजिटिव क्यों लेते हैं? ये इंडक्टर करंट पॉजिटिव क्यों होना चाहिए? मैम क्योंकि करंट की डायरेक्शन मैम सेम ही होती है दोनों साइडों पे, जब डायोड फॉरवर्ड होता है जब भी, और जब बैटरी की सप्लाई हमारे से ऑन होती है जब भी। ठीक है,
ये IL है ना, अगर ये पॉजिटिव होगा तो ही ये इस डायोड को फॉरवर्ड बाइस्ड रखेगा, ठीक है। अगर ये IL पॉजिटिव होगा तो ही ये इस डायोड को फॉरवर्ड बाइस्ड रखेगा, ठीक है बच्चों। ये यहाँ पर देखो, ये प्लस है, ये माइनस है, वोल्टेज ड्रॉप इस तरह हो रहा है। और जब ये एज अ करंट सोर्स बन जाता है, करंट की डायरेक्शन वही रहती है, लेकिन ये पॉजिटिव हो जाता है और ये नेगेटिव हो जाता है, ऐसे ही पोलैरिटी है। चेंज होती है। यस हाँ, मैम। पोलैरिटी उल्टी हो जाती है जब सोर्स बनता है, लोड से जब सोर्स में कन्वर्ट होता है तो, लेकिन करंट की डायरेक्शन वही रहेगी। तो जब ये पॉजिटिव है तो ये इसके पॉजिटिव के साथ है, एनोड के साथ, और ये नेगेटिव होगा, ये इसके नेगेटिव के साथ होगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि ये डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड रहेगा। और ये हमारी सबसे अटमोस्ट कंडीशन है जो कि फुलफिल होनी चाहिए कि जब ये स्विच ऑफ है यानी कि ओपन है तो ये स्विच क्लोज होना चाहिए, ठीक है। हमने इंडक्टर को ऐसे नहीं छोड़ना ताकि दरमियान में कोई स्पाइक ना आए। हम चाहते हैं कि हमारी जो आउटपुट है वो रेगुलेटेड आउटपुट होनी चाहिए, इसमें स्पाइक्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैम तो ये ये थोड़ा सा कंडीशन, स्क्रॉल अप कर दें, वो कंटिन्यूस करंट के बारे में लिखा हुआ था, वो मैं पढ़ रहा था। इंडक्टर करंट इज कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस का मतलब है कि इट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। जीरो से जितनी भी करंट जितना भी स्टोर हुआ है ना, वो मिनिमम उसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए, जीरो से नीचे नहीं जाना चाहिए बस, ठीक है। यानी इंडक्टर के साथ एक कैपेसिटर भी तो लगा हुआ है ना, इसको ऐसे समझना है। अभी अभी के लिए आपने ऐसे समझना है कि इस इंडक्टर के साथ ये कैपेसिटर भी तो लगा हुआ है ना, ठीक है। तो ये दोनों मिल के इस करंट को, क्योंकि करंट जो है वो IL और IL जो है वो बेसिकली इक्वल है IC प्लस IR के, ठीक है। तो ये इस तरह होना चाहिए कि ये जो IL, क्योंकि IC भी चेंज होगा, कैपेसिटर भी तो चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो IL जो है वो पॉजिटिव ही रहना चाहिए, इसकी वैल्यू IL की वैल्यू जो भी मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू से एक मिनिमम वैल्यू पर जाए, वो मिनिमम वैल्यू जीरो हो सकती है जो कि बाउंड्री है, जीरो से नीचे नेगेटिव में नहीं जानी चाहिए, ठीक है। अगर वो नेगेटिव में चली गई तो क्या होगा कि इसमें से नेगेटिव करंट फ्लो करेगा। नेगेटिव करंट का मतलब ये है कि ये डायोड जो है रिवर्स बाइस है, ठीक है, ठीक है। तो इसको फॉरवर्ड बाइस रखने के लिए हम क्या करेंगे, IL को हमने पॉजिटिव रखना है, ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ठीक हो गया। तो पॉजिटिव रखने का मतलब ये है कि ये कॉन्टिन्यूस है, इसके दरमियान में कोई डिसकॉन्टिन्यूटी कब आएगी, जब पॉजिटिव वैल्यू से ये जीरो हो जाएगा और जीरो के बाद इसकी वैल्यू नेगेटिव में जाना शुरू हो जाएगी ड्यू टू एनी रीजन, कैपेसिटर की वजह से, कैपेसिटर ही हो सकता है और तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो नेगेटिव में नहीं जानी चाहिए और दरमियान में कोई गैप ना आए, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू कोई भी, जो भी इसकी वैल्यू है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये IL है, ठीक है, IL यहाँ तक चला गया, अगर, और ये है मेरी जीरो वैल्यू, ठीक है, यहाँ तक या यहाँ तक खत्म हो गया, ये इसकी मिनिमम वैल्यू है, उसके बाद नया साइकिल स्टार्ट हो जाए, ठीक है, मुकम्मल ना डिस्चार्ज हो, या मैक्सिमम क्या हो सकता है कि ये जीरो तक चला जाए, जीरो से नीचे ना जाए, ठीक है। अगर ये जीरो से नीचे जाता है तो इट मीन्स के दरमियान में थोड़ा सा फिर गैप आएगा, फिर ये ऑन होगा। और अगर ये जीरो से नीचे नहीं जाता तो फिर क्या होगा, लेट्स से ये वैल्यू है, यहाँ तक मैंने खत्म किया, उसके बाद दोबारा से ये ऐसे हो जाएगा, फिर दोबारा से ऐसे हो जाएगा, फिर दोबारा से ऐसे हो जाएगा, दरमियान में कोई गैप नहीं आया। लेकिन अगर ये जीरो से नीचे चला गया तो ये दरमियान में ये वाला गैप आ जाएगा, ठीक है, इसलिए इसको कॉन्टिन्यूस बोलते हैं, ठीक है। बाकी बस इसको ये याद रखना है आपने कि IL की वैल्यू जीरो से नीचे ना जाए ड्यू टू एनी रीजन, ठीक है। जीरो से नीचे जाएगा तो हमारा डायोड काम नहीं करेगा, और डायोड काम नहीं करेगा तो हमारा सर्किट का जो कॉन्सेप्ट है वो फ्लॉप हो जाएगा, हमारे पास आउटपुट जो हम सोच रहे हैं कि ये आउटपुट आएगी वो आउटपुट नहीं आएगी, ठीक है। और हमारी आउटपुट DC टू DC कम, DC को बेटा ये म्यूट कर दें, वो किस कंडीशन में हो सकती है कि अगर ये ऑफ है तो ये ऑन है, ये ऑन है तो ये ऑफ है, ठीक है। सिर्फ उस कंडीशन में ये बक कन्वर्टर बन सकता है, तो इसलिए IL को आपने पॉजिटिव रखना है। बेटा माइक म्यूट कर दें प्लीज, मोहम्मद मजहर प्लीज माइक म्यूट। अच्छा जी, इसके अलावा जो है कैपेसिटर इज वेरी लार्ज, ये एजम्पशंस है हमारी, ठीक है। एंड आउटपुट वोल्टेज इज हेल्ड कांस्टेंट एट वोल्टेज V0, ठीक है। वो जितना ज़्यादा कैपेसिटर होगा ऑब्वियसली उतने ही वो अच्छा लो पास फिल्टर बनेगा और आपको स्पाइक्स कम नजर आएंगे, बस, ठीक है। और आइडियल कैपेसिटर यूज करते हैं।
अच्छा, उसके बाद है स्विचिंग पीरियड इज टी, स्विच इज क्लोज फॉर टाइम डी टी एंड ओपन फॉर टाइम टी माइनस डी टी। ठीक है, द कंपोनेंट्स आर आइडियल। ये हमने एजम्पशंस की हैं। क्लियर? सबसे पहले क्या एजम्पशन है हमारे पास? स्टेडी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको प्लीज़ ज़रा ध्यान से सुने और मेरे साथ साथ इसको इंटरेक्टिवली पार्टिसिपेट करके इसको आगे लेके चलें। ठीक है, सर्किट जो है स्टेडी स्टेट में हम इसका एनालिसिस, एक बात ये हो गई, स्टेडी स्टेट में एनालिसिस करना है इसका। ठीक है, और दूसरी एजम्पशन क्या है हमारे पास कि इंडक्टर करंट इज कॉन्टिन्यूस। ये डिसकॉन्टिन्यूस नहीं है, यानी ये नेगेटिव में नहीं जाएगा, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। अगर ये नेगेटिव में गया तो फिर हमारा एनालिसिस जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक, और कैपेसिटर लार्ज है ताकि हमारे पास आइडियली आउटपुट आ जाए, स्पाइक्स ना आए, अच्छा कैपेसिटर बन जाए। और चौथी बात ये है कि स्विचिंग पीरियड हमने इस तरह से रखा हुआ है और कंपोनेंट्स आइडियली हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और स्टेडी स्टेट में होने का मतलब ये है, ये जो ऊपर 4 कंडीशंस हमने देखी थी वो बेसिकली स्टेडी स्टेट के लिए है कि हमारा जो एवरेज इंडक्टर करंट है, इंडक्टर करंट पीरियोडिक होना चाहिए और कैपेसिटर वोल्टेज पीरियोडिक होना चाहिए। इंडक्टर का जो वोल्टेज है उसकी एवरेज वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए और कैपेसिटर का जो एवरेज करंट है वो ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, और पावर डिसिपेशन नहीं है, पावर डिसिपेशन है लेकिन पावर कंजर्वेशन होनी चाहिए। ठीक है, बस ये स्टेडी स्टेट कंडीशंस हैं। अब हम इसका एनालिसिस कर लेते हैं। कंडीशन सबको याद है, समझ आ गई? यस मैम। ठीक है, आगे चलते ma'am, आ हैं गई। स्विच क्लोज के लिए और स्विच ओपन के लिए। ठीक है, अब जब हमारा स्विच क्लोज है तो आप लोगों ने सर्किट को देख के मुझे बताना है। स्विच इज क्लोज, इसको मैंने स्विच कहा है। ठीक है, स्विच क्लोज हो गया। स्विच क्लोज होने से VL के ऊपर कितना वोल्टेज आएगा? इस पॉइंट से पहले ये बताइए, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर कितना वोल्टेज होगा? ये ओपन है। मैम जो VS का है वही वोल्टेज यहाँ पे VS हो होगा। जाएगा। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये मैक्सिमम दोनों नोड्स वही हैं। ठीक है, इसके क्रॉस VS है। अब इसके क्रॉस वोल्टेज V नोट है और कैपेसिटर के क्रॉस भी V नोट होगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट पे कितना वोल्टेज हुआ? VS। इस पॉइंट पे कितना वोल्टेज हुआ? V नोट। तो VL के नॉट क्रॉस कितना वोल्टेज होगा? VS माइनस V। VS। ठीक हो गया। अच्छा, अब जब स्विच हमारा ये स्विच ओपन हो गया तो स्विच ओपन के केस में क्या होगा? ये शॉर्ट हो जाएगा। ये तो हमने लाजमी करना है। ठीक है, इसको Yes, हमने ma'am. इसी तरह सेट रखना है। ये ओपन किया तो इसको क्लोज हो जाना चाहिए। ये क्लोज हो गया। ये क्लोज होने का मतलब इसके क्रॉस जीरो वोल्टेज, यहाँ पर जीरो वोल्टेज होंगे। ठीक है, और यहाँ पर कितना वोल्टेज है? V नोट। ठीक, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर V नोट। तो VL के क्रॉस कितना वोल्टेज होगा? पॉजिटिव V नोट या माइनस V नोट? Positive. माइनस माइनस होगा। V नॉट मैम, माइनस माइनस हो माइनस गया माइनस। मैम। माइनस V नोट। क्यों? क्योंकि हमने इसको पॉजिटिव लिया हुआ है, इसको नेगेटिव लिया हुआ है VL के लिए। ठीक है, तो ये जीरो है और ये V नोट है, तो जीरो माइनस V नोट माइनस V नोट। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इसका एनालिसिस कर लेते हैं। इसकी कुछ इक्वेशंस हैं वो ड्राइव करनी है हमने। तो VL इक्वल्स टू VS माइनस V नोट, जो अभी आप लोगों ने मुझे बताया। ठीक है, वो इक्वल होगा L DI/dt के। ठीक, तो DI/dt किसके इक्वल होगा? VS माइनस V नोट ओवर L। ठीक हो गया। इस DI/dt को हमने देखना है कि कितना चेंज आ रहा है, उसके लिए हम इक्वेशन देख लेते हैं। और ये क्योंकि हमारे पास DC वैल्यूज़ हैं, कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, तो हम D की जगह पर डेल्टा भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो डेल्टा I/डेल्टा T, दिस इज VL। ठीक है, VS माइनस V नोट और माइनस V नोट, VS माइनस V नोट माइनस V नोट, दिस इज द वेव फॉर्म फॉर इंडक्टर वोल्टेज। ठीक है, अब हम Yes, ma'am. IL निकाल रहे हैं। IL के लिए हम कैसे निकालेंगे? IL किसके इक्वल होता है? मम्मा पानी। IL कैसे निकलेगा? मम्मा पानी। VS माइनस V नॉट डिवाइड बाय L के जरिए मैम। बिल्कुल ठीक। जी, तो VS माइनस V नोट और माइनस V नोट, IL कैसे निकलेगा? मैम VS माइनस V नॉट के जरिए निकलेगा ना, ये हमारा V डॉट बाय R। अब वहाँ पे L ले लेंगे, डेल्टा ले लेंगे। IL का जेनेरिक फार्मूला क्या होता है? L DI डिवाइड बाय DT। मैम हम्म, नो नो मैम, उसको मैम वन इंटीग्रेशन ओवर के फॉर्म में आता है L मैम। हाँ इंटीग्रेशन जी, ऑफ VL।
dt, ठीक है। dt। तो इसकी बेसिकली आपने इंटीग्रेशन की है, ये एक पॉजिटिव वैल्यू है तो ये एक पॉजिटिव लाइन आ गई इंक्रीजिंग, ठीक है। ये नेगेटिव वैल्यू है, जब आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास डिक्रीजिंग लाइन आ जाएगी, ठीक है। या आप ऐसे कर लें, ये अगर करंट की वेवफॉर्म है ना, तो करंट से वोल्टेज की वेवफॉर्म कैसे निकलती है, VL इक्वल्स टू L di over dt, इसका डेरिवेटिव ले लें। ये पॉजिटिव लाइन है यानी इंक्रीजिंग लाइन है, तो एक पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी इसकी जो स्लोप होगी, ठीक है, डेरिवेटिव। ये डिक्रीजिंग लाइन है, इसका डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो हमेशा जब भी आपके पास इंडक्टर है तो इंडक्टर का वोल्टेज अगर इस तरह कांस्टेंट वैल्यूज का है तो उसकी जो करंट होती है वो आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरह से वैल्यूज आ जाती है, ठीक है। ट्रायंगुलर वेवफॉर्म, ठीक है बच्चों, इसमें कोई प्रॉब्लम? नो मैम। मैम। ठीक है। तो ये हमारे पास एक मैक्सिमम वैल्यू और एक मिनिमम वैल्यू है, बस मिनिमम वैल्यू जो है ना वो 0 से इंक्रीज ही होनी चाहिए, या मैक्सिमम 0 हो सकती है, मिनिमम वैल्यू 0 से नीचे नहीं जानी चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर बस हम जल्दी से इसको आगे लेके चलते हैं। तो इसको मैं डेल्टा भी लिख सकती हूँ। डेल्टा क्यों लिख सकती हूँ, क्योंकि ये DC वैल्यूज़ हैं इसलिए। डेल्टा आई ओवर, अब क्योंकि स्विच ओपन के लिए है, ओपन स्विच ओपन था कि क्लोज था, स्विच क्लोज के लिए है, तो क्लोज के लिए था मैम। स्विच क्लोज जो है वो dt टाइम के लिए होता है, तो मैंने नीचे dt लिख दिया, ऊपर डेल्टा आई एल कर दिया, ठीक है। डेल्टा आई एल ओवर dt, और ये किसके इक्वल था, vs माइनस वी नॉट ओवर एल, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास डेल्टा आई एल क्लोज क्या आया है, vs माइनस वी नॉट ओवर एल इंटू dt, बस ये याद रखना है आपने, ठीक है। ये हमारे पास डेल्टा आई एल का एक्सप्रेशन आ गया। अच्छा, आई सी जो है ये आई एल है, आई सी इस तरह की आउटपुट, इसकी वेवफॉर्म इस तरह की आती है, क्यों इस तरह की आती है? मैम चार्जिंग और डिस्चार्जिंग हो रही है ना, चार्जिंग डिस्चार्जिंग हो रही है जब स्विच चार्जिंग और डिस्चार्जिंग हो रही है, बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे ये बताइए कि कैपेसिटर के अंदर क्या कंडीशंस थी स्टेडी स्टेट के लिए? मैम कैपेसिटर हमारा मैक्सिमम वैल्यू का होना कैपेसिटर चाहिए। करंट, कैपेसिटर करंट के लिए क्या कंडीशन थी, या मैम प्रॉपर्टी कह लें, एवरेज वैल्यू 0 होनी चाहिए। एवरेज वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो वोल्टेज एवरेज मैम, वैल्यू कैसे 0 होगी, वो इसी तरह ही 0 होगी, करंट की एवरेज वैल्यू 0 होती है करंट की कैपेसिटर, एवरेज 0। ठीक है। तो कैसे 0 होती है, जब आधी वैल्यूज नेगेटिव होंगी और आधी पॉजिटिव होंगी, क्योंकि करंट तो वही है। फर्क क्या है दोनों के अंदर, फर्क सिर्फ ये है, ये, ठीक है। फर्क सिर्फ ये है कि आईसी किसके इक्वल होगा, आईसी इक्वल्स टू आई एल माइनस आई आर, ठीक है। और आई आर क्या, आई आर की तो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, रेजिस्टिव वैल्यू है ना, ठीक है। और एलसी के बाद जा रहा है तो एक एवरेज इसकी जो वैल्यू होगी कांस्टेंट वैल्यू है। तो आई एल में से जब मैं आई आर को माइनस कर दूंगी तो मेरे पास आई सी आ जाएगा, इसलिए कुछ वैल्यू इसकी नीचे आएगी और कुछ ऊपर आएगी, ठीक है। हर आई एल में से, हर पॉइंट में से आप एक कांस्टेंट वैल्यू को माइनस करते जाएं, तो जो 0 वाली होंगी वो नेगेटिव में चली जाएंगी, जो पॉजिटिव वाली होंगी वो थोड़ी नीचे आ जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास आईसी का ग्राफ बन गया। उसके बाद है एनालिसिस फॉर स्विच ओपन। स्विच ओपन में वी एल इक्वल्स टू माइनस वी नॉट है, ठीक है, एल डी आई ओवर डी टी, जो अभी हमने किया, ये भी वही काम किया। अब डेल्टा आई एल ओवर डेल्टा टी की जगह पर क्या लगाएंगे, ये कौन सा टाइम पीरियड होगा, ये कैपिटल टी माइनस डी टी, तो ये मैंने वही लगा दिया, कैपिटल टी, इसको मल्टीप्लाई कर लें तो कैपिटल टी माइनस डी टी, ठीक है। यस मैम। तो इसको मैनिपुलेट कर लें तो डेल्टा आई एल ओपन आपके पास ये आ जाएगा, ठीक। तो मैंने बेसिकली क्या किया, स्विच ओपन के लिए और स्विच क्लोज के लिए मैंने डेल्टा आई निकाल दिया है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है कि क्योंकि मेरे पास जो कंडीशन है वो ये है कि करंट पीरियोडिक होना चाहिए, इंडक्टर करंट, ठीक है। इंडक्टर करंट पीरियोडिक का मतलब है कि ओवर अ टाइम पीरियड टी इसकी वैल्यू चेंज, इसकी वैल्यू में चेंज 0 होना चाहिए, ठीक है। तो क्लोज के लिए भी चेंज निकाल लिया, तो क्लोज के लिए भी चेंज निकाल लिया और ओपन के लिए भी चेंज निकाल लिया, ठीक है। दोनों को एड अप कर दें, वो 0 होना चाहिए, ठीक। तो डेल्टा आई एल क्लोज्ड वो एक्सप्रेशन था, डेल्टा आई एल ओपन के लिए ये एक्सप्रेशन था, दोनों को एड अप करें, आपके पास आंसर 0 होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी कंडीशन है। अगर ये 0 नहीं होगा, यानी अगर हमारा इंडक्टर करंट पीरियोडिक नहीं होगा, तब हम बक कन्वर्टर नहीं डिज़ाइन कर सकते, ठीक है। तो ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ये इक्वल टू 0 होना चाहिए। जब आप इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से आपके पास वी नॉट इक्वल टू वी एस टाइम्स डी आ जाएगा, और डी जो है मैक्सिमम इसकी वैल्यू 1 हो सकते हैं, यानी 100%, या 1 से कम होगी। तो अगर 1 से कम होगी तो इट मीन्स
जब आप 1 को मल्टीप्लाई बाय वी एस करेंगे तो 100% इक्वल आ जाएगी, और अगर 1 से ये कम होगी तो इनपुट से ये कम हो जाएगी आउटपुट वैल्यू, ठीक है। तो ये बक कन्वर्टर बन जाएगा। तो मैं अगर आपको ये क्वेश्चन देती हूँ कि इसमें प्रूफ करें बक कन्वर्टर में कि आउटपुट वोल्टेज इज ऑलवेज लेस देन इनपुट वोल्टेज, तो आपको ये वाला प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है Yes, बच्चों, sir. ठीक है। इसमें अगर आपने प्रूफ करना हो कि आउटपुट वोल्टेज इज लेस देन इनपुट वोल्टेज, या इक्वल हो सकता है या लेस हो सकता है बक कन्वर्टर, ठीक है, इसमें तो आपको ये वाला प्रूफ करना है। डेल्टा आई निकालना है दोनों के लिए, और कहना है कि डेल्टा आई चेंज इन करंट ओवर 1 टाइम पीरियड 0 होगा। दोनों के डेल्टा आईज निकालें, ऐड कर लें दोनों को, इक्वल टू 0 करें तो यहाँ से आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाता है, ठीक है। अच्छा, और अगर आपने यहाँ से हो गया इंडक्टर करंट पीरियोडिक है, और अगर आपने एवरेज इंडक्टर वोल्टेज को 0 प्रूफ करना है तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे, दोनों DL जो है उसको लें और उसकी एवरेज वैल्यू निकालें। एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, सब वैल्यूज़ को एड अप करते हैं, ठीक है, और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम करते हैं। तो आप, क्योंकि आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है, तो आप दोनों वैल्यूज़ को ऐड अप करें उसके VL की, ठीक है, तो आपके पास 0 आ जाए। डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कर दें तो वो 0 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये दोनों आपने प्रूफ कर दी हैं, ठीक हो गया। आगे IR है, IR इक्वल्स टू V0 ओवर R है, ठीक। और उसके बाद हमने क्या करना है, हमने I मैक्स और I मिन निकालना है। I मिन बेसिकली हमारा जो काम है वो I मिन निकालना है, मिनिमम करंट, ठीक है। क्यों मिनिमम करंट, क्योंकि ये हमारी कंडीशन है कि मिनिमम करंट 0 हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता, 0 होगा या पॉजिटिव होगा। तो 0 और पॉजिटिव के लिए हमने इंडक्टेंस की वैल्यू को डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो इंडक्टेंस की वैल्यू को डिज़ाइन करने के लिए हम आई मैक्स और आई मिन निकालते हैं, और फिर हम कहेंगे कि आई मिन की वैल्यू 0 हो सकती है बाउंड्री के लिए, वहाँ से फिर हम एल निकाल लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये आई मैक्स इक्वल्स टू आई एल प्लस डेल्टा आई ओवर 2, जी यहाँ पर देखें आई मैक्स कैसे निकला है, ये है इसकी एवरेज वैल्यू, ठीक है, जो कि आई आर है, ठीक। ये एवरेज वैल्यू में कितना ऐड करें कि हमारे पास मैक्स आ जाए, और एवरेज वैल्यू में से कितना माइनस करें कि हमारे पास मीन आ जाए। जी बच्चों बताइए, एवरेज वैल्यू आई एल की वो आई आर है, वो भी मैं बताती हूँ कि क्यों आई आर है। हाँ जी, जी बच्चों ज़रा जल्दी से इसको सोचें। तो मैं जी बच्चों, इस आई एल वेवफॉर्म की एवरेज वैल्यू आई आर कैसे आई है, जी कोई मुझे बता सकता है। जी स्टूडेंट्स, मैम रेजिस्टेंस की वजह से ये, क्योंकि उसमें अफेक्ट नहीं होता है चार्जिंग डिस्चार्जिंग, यानी कि स्टोरेज एलिमेंट का वोल्टेज ड्रॉप रेजिस्टेंस मैम में होता है क्योंकि सारा। एवरेज वैल्यू इंडक्टर और कैपेसिटर रेजिस्टेंस में की 0 होती है जीरो होती है, पावर और की। ठीक है, एवरेज वैल्यू ऑफ कैपेसिटर करंट इज 0, ठीक है। जब आपने एवरेज वैल्यू आई एल किसके इक्वल है, आई एल इक्वल्स टू आई सी प्लस आई आर, ठीक है, ऐसे ही है ना। आई एल इक्वल्स टू, ऊपर मैं करती हूँ इसको जरा, ये आई एल इक्वल्स टू आई सी प्लस आई आर। अगर मैंने एवरेज वैल्यू ऑफ आई एल निकालनी है तो मैं इसकी भी एवरेज वैल्यू लूँगी और इसकी भी लूँगी। और इंडक्टर करंट, कैपेसिटर करंट की एवरेज वैल्यू 0 होती है, ठीक है, तो एवरेज वैल्यू सिर्फ आई आर आ जाएगी,
ठीक है। तो मैं एवरेज वैल्यू के अंदर क्या ऐड करूं कि मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू आ जाए, और एवरेज वैल्यू में क्या ऐड करूं कि मेरे पास मिनिमम वैल्यू आ जाए। एवरेज वैल्यू में ये टोटल डेल्टा आई एल है, तो अगर मैं इसको हाफ हाफ कर दूं तो डेल्टा आई एल ओवर 2 ऊपर हो जाएगा, डेल्टा आई एल ओवर 2 नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो आई आर के अंदर यानी इसकी एवरेज वैल्यू में मैंने ऐड कर दिया डेल्टा आई एल ओवर 2, क्योंकि मैंने डेल्टा आई ही निकालने हैं ना, स्विच ओपन के लिए भी और स्विच क्लोज के लिए भी, इसलिए मैं डेल्टा आई को यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, तो आई आर यानी इसकी एवरेज वैल्यू प्लस डेल्टा आई ओवर 2 करेंगे तो आई मैक्स आ जाएगा, माइनस डेल्टा आई ओवर 2 करेंगे तो आई मिनिमम आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें वैल्यूज पुट करें, डेल्टा आई हम निकाल चुके हुए हैं। ठीक है, वैल्यू इसमें पुट करें और ये दोनों एक्सप्रेशन आ जाएंगे, आई मैक्स का भी और आई मिनिमम का भी। तो आई मिनिमम बेसिकली हमारे यूज़ के लिए है, वो क्या है कि आई मिनिमम से फिर हम निकालेंगे कि हमारी मिनिमम इंडक्टेंस कितनी होनी चाहिए। ठीक है, आई मिनिमम 0 होगी, यानी इसकी बाउंड्री है ये। अगर 0 से नीचे चली जाएगी तो ये डिसकॉन्टिन्यूस करंट बन जाएगा, 0 से ऊपर पॉजिटिव रहेगा तो इसको हम कॉन्टिन्यूस करंट कहेंगे। ठीक है, आई मीन को 0 कर लें, आई मीन हमने निकाला उसको 0 कर लें, यहाँ से एल की वैल्यू निकाल लें। दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर कॉन्टिन्यूस करंट, यानी एल मिनिमम ये होनी चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा कॉन्टिन्यूस करंट रहे। ठीक है, तो उसके लिए ये होना चाहिए। उसके बाद जो है हमने ये वही एक्सप्रेशन है डेल्टा आई एल का, उसी को सिर्फ हमने टी की जगह पर एफ किया हुआ है और कुछ भी नहीं मेरे ख्याल से किया, इसमें एल है, हाँ बिल्कुल, और कुछ भी नहीं किया हुआ, सिर्फ इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट किया हुआ है। ठीक है, वी नोट हमारा इक्वल था वी, या बल्कि वी एस इक्वल टू वी नोट टाइम्स टी के, कुछ इस तरह था। क्या निकाला है अभी एक्सप्रेशन हमने बच्चों, ये वी नोट इक्वल टू वी एस टाइम्स टी। ठीक है, तो आप इस एक्सप्रेशन में वी नोट इक्वल टू वी एस टाइम्स डी लगा दें तो वी नोट के अंदर वी एस में चला जाएगा, या वी एस को वी नोट में कन्वर्ट कर लें, किसी एक में कर लें, या वी एस में रहने दें या वी नोट में रहने दें, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन, ये तो वही एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसके अंदर अगर आप वी एस में रखना चाहते हैं वी एस में रह लें, वी नोट में रखना चाहते हैं वी नोट में रख लें। ठीक है, वी नोट इक्वल टू वी एस टाइम्स डी इसमें पुट किया हमने और हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक, ये 2-3 एक्सप्रेशन हैं जो आपने याद रखने हैं और उन्हीं को ही बार बार यूज़ करना है। वी एल का पता होना चाहिए आपको ओपन के लिए और क्लोज के लिए क्या होगा। ठीक है, और डेल्टा आई दोनों के लिए पता होना चाहिए, ओपन के लिए क्लोज के लिए। ठीक, और वी एस इक्वल्स टू वी नोट इक्वल्स टू वी एस टाइम्स टी, वो तो इसका एक फेमस एक्सप्रेशन और सबसे इंपॉर्टेंट ही वही एक्सप्रेशन है ना जिसमें हमें पता चल रहा है कि ये बक कन्वर्टर है। ये 2-3 एक्सप्रेशन आपको आपके पास होने चाहिए, तो जो भी आपके पास वैल्यूज़ होंगी उसको यूज़ करते हुए आप ड्यूटी साइकिल को चेंज करके, ड्यूटी साइकिल है अगर आपके पास उसको चेंज कर लें, या जो भी आपके पास वैल्यूज़ हैं उनको यूज़ करते फार्मूला में पुट करें और इसकी आउटपुट निकालें या इसको डिज़ाइन कर लें। ठीक है, डिज़ाइन करने का मतलब है कि यू हैव टू सेलेक्ट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस, या ड्यूटी साइकिल भी इवन। ठीक है, आप ये देखेंगे कि ड्यूटी साइकिल क्या होगा, इंडक्टेंस इसमें मैं क्या रखूँ, इसकी मैं कैपेसिटेंस कितनी रखूँ, ठीक है, और इसकी रेजिस्टेंस कितनी रखूँ, ये सारी चीज़ें हम डिज़ाइनिंग में करते हैं। तो यहाँ पर हमने एल डिज़ाइन की है कि मिनिमम हमारी एल ये होनी चाहिए। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू सिंपल वैल्यूज़ अगर हम पुट करते हैं तो हम यहाँ से एल निकाल सकते हैं। ये मिनिमम है, ठीक, इस मिनिमम से ऊपर ही रखनी है। ठीक, और यहाँ से हम एल निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू दैट कि मेरा डेल्टा आई एल कितना है, मैंने डी कितना सेलेक्ट किया है। ठीक है, उसके मुताबिक मैं, और मुझे वी नोट कितना चाहिए आउटपुट पे, ड्यूटी साइकिल में इतनी रख रहा हूँ। ठीक है, वो मैंने ऑलरेडी वी नोट इक्वल्स टू वी एस टाइम्स डी करके ड्यूटी साइकिल भी निकाल लेना है। ठीक है, ड्यूटी साइकिल भी होगा, वी नोट भी होगा, एफ भी होगा, डेल्टा आई एल होगा, तो मैं एल भी निकाल सकती हूँ। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ से हमने इंडक्टेंस निकाल ली, अब हम कैपेसिटेंस के लिए कर लेते हैं। कैपेसिटेंस के लिए हमारे पास सिंपल आई सी इक्वल्स टू आई एल माइनस आई आर है। ठीक है, वही चीज़ है, और ये इसकी वेव फॉर्म होती है आई सी की जो भी हमने देखी है। अच्छा, अब इसके अंदर हमने देखना है कि कैपेसिटेंस मुझे किस तरह से सिलेक्ट करना है। उसके लिए मैं देखूँगी कि चार्ज कहाँ पर स्टोर हो रहा है, जहाँ पर ये पॉजिटिव है। ठीक है, यानी इस टाइम से लेकर इस टाइम तक, तो हमें पता है Q इक्वल्स टू सी वी होता है, और डेल्टा अगर मैं लगाती हूँ तो डेल्टा Q इक्वल्स टू सी डेल्टा टाइम्स वी नोट। डेल्टा टाइम्स वी नोट बेसिकली ये हमें रिपल बता रहा है कि कितना आउटपुट में रिपल आएगा ड्यू टू कैपेसिटर। तो हम कैपेसिटर की वैल्यू इस तरह से सेट करें कि डेल्टा वी नोट कम से कम हो। ठीक है, तो कैपेसिटर अगर हम लार्ज रखेंगे तो डेल्टा वी नोट हमारा कम होगा। ठीक, अब डेल्टा Q रह गया दरमियान में,
ठीक, डेल्टा क्यू कैसे निकलेगा, डेल्टा क्यू ये सारा है, डेल्टा क्यू कैसे निकलेगा, इस पूरे का एरिया, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू अल्टीट्यूड, यस मैम। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये फार्मूला लगाया और डेल्टा क्यू निकाल लिया, ठीक। तो ये मेरे पास डेल्टा वी नोट आ गया। ये इसको बच्चों आप लोग हाथ से कीजिएगा, ये सारे एक्सप्रेशंस खुद से सॉल्व करने हैं आपने, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। डेल्टा वी नोट मेरे पास ये आ गया। तो यहाँ से अगर मैं कैपेसिटेंस की वैल्यू सेलेक्ट करती हूँ तो मैं देखती हूँ मेरा डेल्टा वी नोट कितना होना चाहिए, यानी कितना मुझे अलाउ है, उसके मुताबिक मैं इसको सोल्व करके कैपेसिटेंस की वैल्यू को सेट कर सकती हूँ, ठीक है। ये बेसिकली मेरा वी नोट है, ये दरमियान वाली जो लाइन है, लेकिन ये रिपल्स आ रहे हैं, इन रिपल्स को मैं कम से कम करना चाह रही हूँ कि डेल्टा वी नोट मेरा कम से कम हो, ठीक है। ये रैंडमली बनाया हुआ है डेल्टा वी नोट। अच्छा जी, तो डेल्टा वी नोट के लिए हम इसको मज़ीद थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें ताकि हम करने में आसानी हो जाए हमें। टी टाइम्स डेल्टा आई एल ओवर 8c था, डेल्टा आई एल हम निकाल चुके हुए हैं, डेल्टा आई ही तो निकाला है हमने, उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट की हमने, तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन बन गया, डेल्टा वी नोट ओवर वी नोट इक्वल्स टू 1 माइनस डी ओवर 8LCF स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अगर मेरे पास इंडक्टेंस की वैल्यू है, ठीक है, अगर मेरे पास इंडक्टेंस है, ड्यूटी साइकिल मैंने पहले ही सेट कर लिया कि मुझे कितने से, सबसे पहले ड्यूटी साइकिल ही सेट होगा ना, आपको मैंने बता दिया कि 12 से 5 वोल्ट बनाना है, तो आपने फ़ौरन वी नोट इक्वल्स टू वी एस टाइम्स डी करना है, और वी नोट भी आपके पास है और ड्यूटी साइकिल भी आपके पास है, ठीक है। तो वी नोट ड्यूटी साइकिल आपके पास ऑलरेडी है, इंडक्टेंस की वैल्यू आपने निकाल ली है, मिनिमम इंडक्टेंस करके उसके बाद आपने इंडक्टेंस के फार्मूले में पुट किया और आपने कहा कि मेरी इंडक्टेंस इससे ज़्यादा है और ये मेरी मैंने सिलेक्ट कर ली है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो भी आपने रखी है, ये फ्रीक्वेंसी बेसिकली f इक्वल्स टू 1/t है, ये जो स्विच है ना, ये स्विच की फ्रीक्वेंसी है, दिस इज स्विचिंग फ्रीक्वेंसी, यानी टोटल टाइम पीरियड कितना रखा है आपने एक स्विच के लिए, उसको ऑन करेंगे ऑफ करेंगे तो वो एक टाइम पीरियड बनेगा, ठीक है। और f किसके इक्वल होता है 1/t के, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी, वी नोट भी है, तो डेल्टा वी नोट और सी रह जाएगा। अब आप डेल्टा वी नोट को कम से कम रखें और सी की वैल्यू सेलेक्ट कर लें, ठीक है। अब आपके पास डिफरेंट कैपेसिटर्स अवेलेबल होंगे, उन कैपेसिटर्स को देखते हुए आपने देखना है कि ये अगर मैं कैपेसिटर लगाऊं तो इसके लिए मेरे पास इतनी रिपल आती है, ये कैपेसिटर लगाऊं तो उसके लिए मेरे पास इतनी रिपल आती है, ठीक है। ये इसकी डाटा शीट से भी आप देख सकते हैं, तो फिर आपने ये कैपेसिटर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक हो गया। तो यहाँ से इस एक्सप्रेशन से आप कैपेसिटर सेलेक्ट करेंगे। अब हम करते हैं एक एग्जांपल है, इसमें क्या है, VS है, ड्यूटी साइकिल है, L है, C है, F है, ये डिज़ाइन नहीं है, इसमें सिंपल आपने ये वैल्यूज़ निकालनी है, ये बिल्कुल सिंपल है। आउटपुट वोल्टेज V नोट निकालना है, VS टाइम्स D करके, मैक्सिमम मिनिमम इंडक्टर करंट, इनके फार्मूलाज गिवन है, उनमें ये सारी वैल्यूज़ पुट करें, मैक्स भी आ जाएगा, मिनिमम करंट भी आ जाएगा, आउटपुट वोल्टेज रिपल के लिए भी आपके पास जो लास्ट वाला एक्सप्रेशन है डेल्टा वी नोट ओवर वी नोट, उसमें हमारे पास जो है उसमें इसमें वैल्यूज़ आप पुट करेंगे और आपके पास डेल्टा वी नोट भी आ जाएगा, ठीक है। ये सिंपल एक्सप्रेशन में वैल्यूज़ पुट करनी है, इसमें डिज़ाइनिंग नहीं है, ठीक है। आगे डिज़ाइनिंग आएगी, वो मैं आप लोगों को होमवर्क के तौर पे दूंगी और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे इसको। अच्छा, उसके बाद है कैपेसिटर। अब कैपेसिटर की जो रिपल आती है, क्योंकि हमें यहाँ पर प्योर डीसी चाहिए, क्योंकि हमारे पास है डीसी टू डीसी कन्वर्टर, डीसी टू डीसी कन्वर्टर के लिए इनपुट तो डीसी है लेकिन आउटपुट भी हमें डीसी ही चाहिए, तो आउटपुट डीसी के लिए हम क्या करेंगे, ये कैपेसिटर लगाया और हम चाहते हैं कि उसमें रिपल कम से कम आए, डेल्टा वी नोट कम से कम हो और कैपेसिटर मेरी हाई हो। अगर मैं कैपेसिटर को हायर साइड पे लेके जाऊंगी तो मेरा उतना ही कन्वर्टर एक्सपेंसिव होता जाएगा, लेकिन डेल्टा वी नोट कम होता जाएगा, ठीक है, लेकिन कैपेसिटर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो फिर मैं क्या करूँ उस केस में, मुझे एक यानी कि विन विन सिचुएशन बनानी है और उसमें मैं अपना कैपेसिटर जो है वो सिलेक्ट कर लूँगी, ठीक है। अच्छा, और इस टॉपिक के अंदर कुछ और थोड़ी सी चीज़ें हैं। अगर तो मैं आइडियल कैपेसिटर लेती हूँ वो तो सिंपल एक कैपेसिटर है, ठीक है, लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकल कैपेसिटर लेती हूँ तो उस प्रैक्टिकल कैपेसिटर में बेसिकली कुछ रेजिस्टेंस भी आ जाती है और कुछ इंडक्टेंस भी आ जाती है, ठीक है। इंडक्टेंस जो है वो जब भी कोई अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करता है तो उसकी वजह से इंडक्टेंस कुछ ना कुछ प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो मैं जब कैपेसिटर लगाऊंगी तो कैपेसिटर, प्रैक्टिकली कैपेसिटर के अंदर एक इक्विवेलेंट सीरीज रेजिस्टेंस होती है और एक इक्विवेलेंट सीरीज इंडक्टेंस होती है, ठीक है। लेकिन इक्विवेलेंट सीरीज इंडक्टेंस को मैं इग्नोर कर सकती हूँ, बहुत ज़्यादा उसका इफेक्ट नहीं है,
मेन जो इफेक्ट होता है, और आपने यूजुअली देखा है जहाँ पर भी कैपेसिटर होता है तो हम कहते हैं कि इसके साथ रेजिस्टेंस भी होगी, अगर मैं इसको प्रैक्टिकल लूँ, हम इंडक्टेंस की बात नहीं करते, ठीक है। तो इक्विवेलेंट सीरीज रेजिस्टेंस जो है वो बेसिकली इफेक्ट कर रही है रिपल को प्रोड्यूस करने में, ठीक है। तो उसके लिए फिर मुझे क्या करना है, मुझे ये देखना है कि मैं इसका एनालिसिस करती हूँ, ठीक है। तो ESR इज इक्विवेलेंट सीरीज रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट सीरीज रेजिस्टेंस का जो डेल्टा वी नोट होगा वो क्या होगा, करंट तो वही है क्योंकि सीरीज में है, डेल्टा आई सी इंटू आर सी, उस रेजिस्टेंस को हम आर सी बोलते हैं, ठीक है। और ठीक है, और इसके अलावा जो है हमारे पास इंडक्टेंस तो है नहीं, ये रेजिस्टेंस का वोल्टेज हो गया जिसकी वजह से बेसिकली वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इस यहाँ पर जो बुक के अंदर है वो ये है कि अगर हम इन दोनों को देखें यानी कैपेसिटर और ESR को, तो दोनों की पीक्स एक टाइम पर नहीं आती। हमने इसका एनालिसिस किया तो ठीक है, तो दोनों की पीक्स एक टाइम पर नहीं आती। अगर एक टाइम पर नहीं आती है तो ऑब्वियसली जो डेल्टा वी नोट होगा, दोनों को जब हम एडअप करेंगे, जब दोनों को एडअप करेंगे तो उसकी जो वैल्यू होगी वो ओवरऑल जो वोल्टेज होगी उसकी पीक वैल्यू से कम होगी, ठीक है। क्योंकि अगर हम अलग अलग एडअप करें और एक ही टाइम पे पीक्स नहीं आ रही हैं तो ऑब्वियसली जिस टाइम पर पीक दोनों की इकट्ठी पीक है, ठीक है, जो हमारे पास जेनेरिक वैल्यू आ रही है डेल्टा वी नोट की, उससे कम होगी, लाइक दिस। अगर मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करूँ, ठीक है, एक की ये आ रही है पीक और एक की पीक ये आ रही है, ठीक है। तो एक की पीक ये है फॉर एग्जांपल यहाँ पर है और एक की पीक ये है, ठीक है। तो जब मैं इन दोनों वेव फॉर्म्स को एडअप करूंगी तो ऑब्वियसली एक टाइम पर दोनों पीक्स नहीं आ रही हैं, तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन बनेगा डेल्टा वी नोट जो कि इन दोनों को एडअप करके आ रहा है, इट इज़ लेस देन डेल्टा वी नोट सी प्लस डेल्टा वी नोट ESR, ठीक है। तो उस वजह से फिर मैं कह सकती हूँ कि डेल्टा वी नोट इज नियरली इक्वल्स टू डेल्टा वी नोट ESR, ठीक है। तो ड्यू टू ESR the voltage ripple due to ESR can be much larger than the ripple due to pure capacitance। जी समझ आ गई बच्चों? मैम ये वाला पॉइंट एक दफा और रिपीट समझा दें। जी, द रिपल वोल्टेज ड्यू टू ESR का मतलब है इक्विवेलेंट सीरीज रेजिस्टेंस कैन बी मच लार्जर दैन द रिपल ड्यू टू प्योर कैपेसिटेंस। आइडियली, क्योंकि हमने जो पहले एनालिसिस किया उसमें हमने आइडियली कैपेसिटर को यानी कि लिया था, यानी कैपेसिटर आइडियली बिहेव कर रहा था, हमने ये इज्यूम किया, तो उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं थी। उसके लिए हमने सारे एक्सप्रेशन निकाल लिए, डेल्टा वी नोट भी निकाल लिया, वोल्टेज हमने कहा कि कैपेसिटर जितना ज़्यादा होगा डेल्टा वी नोट उतना कम होगा, ठीक है। आगे लेकिन अब हम देख थोड़ा हम एनालिसिस प्रैक्टिकल की तरफ जा रहे हैं। हमने कहा कि अगर हम कैपेसिटर को प्रैक्टिकल ले लें तो प्रैक्टिकल कैपेसिटर में तो रेजिस्टेंस भी होती है जिसको हमने ESR का नाम दिया, इक्विवेलेंट सीरीज रेजिस्टेंस, ठीक है। अब इक्विवेलेंट सीरीज रेजिस्टेंस की वजह से जो पीक आती है या जो वोल्टेज में वेरिएशन आती है या आप कह लें कि डेल्टा वी नोट होता है, वो ये होता है डेल्टा आई इंटू आर सी, जो कि एक डोमिनेंट वैल्यू है, ठीक है। तो इस डोमिनेंट वैल्यू की वजह से और इस कैपेसिटर की वजह से तो हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, पीक्स नहीं आती, ठीक है। लेकिन इस ESR की वजह से हमारे पास ये वैल्यू आती है। तो बेसिकली जो वोल्टेज रिपल आता है वो कैपेसिटर की वजह से नहीं। अगर हम कैपेसिटर को एक वैल्यू ले लें, एक बड़ी वैल्यू ले लें, लार्ज वैल्यू ले लें, ठीक है, तो हमारा रिपल रिमूव हो जाता है। लेकिन प्रैक्टिकली जो उसके अंदर रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस हमें जो है वो प्रॉब्लम करती है और उस रेजिस्टेंस की वजह से हमारे पास जो है वो वोल्टेज में वेरिएशन आती है, वोल्टेज में पीक्स आती हैं यानी रिपल्स आती हैं, ठीक है। उन रिपल्स को रिमूव करने के लिए हमें कैपेसिटर की रेजिस्टेंस को कम करना पड़ेगा, ठीक है। और कैपेसिटर की रेजिस्टेंस इस तरह से होती है कि यूजुअली हम देखते हैं कि अगर हम डाटा शीट देखें कि जो हाई कैपेसिटर होता है ना, हाई वैल्यू का, लार्ज वैल्यू का, उसकी ESR कम होती है। तो हमारा जो मेन फोकस है वो ये है, जब आपने डेल्टा वी नोट को कम करना है, यानी हम चाहते हैं कि हमारी रिपल्स कम से कम हो, हमारी आउटपुट DC हो, तो हम कैपेसिटर को चूज़ करते हुए उसकी डाटा शीट देखें और उसकी डाटा शीट में हम देखें कि वो वाला कैपेसिटर हम चूज़ करें, ऑब्वियसली लार्ज वैल्यू का ही हो, लेकिन वो वाला कैपेसिटर हो जिसकी ESR कम हो, यानी जिसके अंदर रेजिस्टेंस भी कम हो। क्लियर? ये इसका कॉन्सेप्ट है।
अच्छा जी, लास्ट है बक कन्वर्टर का एक छोटा सा सिंक्रोनियस रेक्टिफिकेशन फॉर द बक कन्वर्टर। इसको बेटा पढ़ लीजिएगा। इसके अंदर बस ये है कि दो जो स्विचेस लगाए हैं आपने, एक स्विच जो कि स्विच ही बना हुआ है जो बीजेटी या मॉसफेट कोई भी हो सकता है, ठीक है, और दूसरा जो डायोड है, उस डायोड की जगह पर भी अगर आप मॉसफेट लगा दें या आप ट्रांजिस्टर लगा दें, बीजेटी लगा दें, ठीक है, तो उसका क्या इफेक्ट होगा इस टॉपिक के अंदर वो है जो मैंने आप लोगों को पढ़ने के लिए भी दिया है, ठीक है। तो आप लोगों ने खुद से सर्च करना है उसको और इस टॉपिक को पढ़ना है कि सिंक्रोनियस रेक्टिफिकेशन बेसिकली क्या होती है, सिंक्रोनियसली आपने किस तरह से उनको मूव करना है, स्विचिंग करनी है। किस तरह स्विचिंग करेंगे कि एक स्विच ऑन है, दूसरा स्विच ऑफ है, ठीक है, और पहला स्विच ऑफ है तो सेकंड स्विच ऑन है, दिस इज बेसिकली। और अगर आप दोनों को मॉसफेट लगा लेते हैं तो ये जो है इसको हम बोलेंगे सिंक्रोनियस स्विचिंग, ठीक है। ये जो पैराग्राफ है ना इसको आपने पढ़ना है और जो मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया है ना पढ़ने के लिए कि आप किस तरह से यूज़ करेंगे उसको इसके साथ रिलेट करें और फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों से पूछूंगी कि आप लोगों को इसकी क्या समझ है ये सिंक्रोनियस रेक्टिफिकेशन की, ठीक है। यस यस अच्छा, मैम। ये कुछ डिज़ाइन प्रॉब्लम्स हैं, बक कन्वर्टर डिज़ाइन 1 एंड बक कन्वर्टर डिज़ाइन 2, ठीक है। इसमें कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उस स्टेटमेंट को आपने पढ़ना है, ठीक है। पढ़ के तो आपने इसको सॉल्व करना है। जो हमने एक्सप्रेशंस निकाले हैं कैपेसिटर के इंडक्टेंस निकालने के लिए, बेसिकली डिज़ाइन का मतलब है कि यू हैव टू डिज़ाइन ड्यूटी साइकिल, यू हैव टू डिज़ाइन इंडक्टेंस, यू हैव टू डिज़ाइन कैपेसिटेंस, ठीक है। तो अब वो आपने निकालनी है। कैपेसिटर कैसे चूज़ करेंगे, डेल्टा वी नोट शायद गिवन होगा, हाँ गिवन है 40% या कुछ ना कुछ बताया हुआ है कि इतना होना चाहिए, तो उसके मुताबिक आप कैपेसिटर चूज़ करें, ठीक है। अगर उसमें ESR की इन्फॉर्मेशन है तो ESR को भी ज़रूर इन्वॉल्व करें। अगर ESR की इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ESR के बगैर जो फार्मूला हमने निकाले हैं उनको यूज़ करते हुए इसको डिज़ाइन करें, ठीक है। ये दोनों प्रॉब्लम्स आप लोगों ने नेक्स्ट क्लास तक करने हैं, ठीक है। सब ने करने हैं, सब ने इसको अटेम्प्ट करना है। अगर कहीं से प्रॉब्लम होती है, नहीं समझ आती है तो मुझे बताइएगा, लेकिन ये सब ने अटेम्प्ट करने हैं इंशाल्लाह मैं और नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों से कहूँगी कि मुझे जिसका भी मैं नेम लेके मर्जी कह सकती हूँ कि आप मुझे बताएं और अपनी स्क्रीन शेयर करें और वो पेज हर एक के हाथ में होने चाहिए जिसपे ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हुए होने चाहिए। और उसमें मैं किसी से भी कुछ भी जो खुद सॉल्व किया होगा पूछूंगी कि स्टेप आपने कैसे किया है, ठीक है, और उसके मार्क्स लगेंगे। तो ये बक कन्वर्टर यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम बूस्ट कन्वर्टर स्टार्ट करेंगे। और मुझे ये बताइए कि मेकअप क्लास का क्या किया है, कब रखनी है हमें? सैटरडे को अपने मैम सैटरडे को ही रख लें, ठीक है। यस मैम। सुबह के टाइम पे ही रख लें, 8 बजे के टाइम पे? नहीं मैम लेट रख लें। लेट रख लें? कितनी लेट? मैम 11 बजे हमारा लेक्चर है, उससे पहले पहले रख लें। अच्छा, 11 मैम से 2 पहले। बजे रख लें या 5 बजे ही रख लें। मैम 2 बजे भी मैम लेक्चर 2 है। बजे हमारा कम्युनिकेशन का लेक्चर है। अच्छा अच्छा बच्चों, आपस में डिसाइड करके तो मुझे बता दें कि सैटरडे को आप लोगों ने कितने बजे रखना है, ठीक है। मोइज मुझे ना इन्फॉर्म कर दीजिएगा और सब लोग अपने अपने कंसर्न बता दें जो भी जी टाइम ठीक बता है रहे हैं, मैम। और जो मैक्सिमम सबका मैच करता होगा ना, जो सबके लिए ज़्यादा फीजिबल होगा, वो टाइम मुझे सैटरडे का बता दीजिएगा, ठीक है। चाहे वो 8 बजे है या 9 बजे है, वो आपस में करके, लेकिन ये देखिए किसी का क्लैश ना हो या किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। यस मैम। लेकिन ऑब्वियसली जिस तरफ ज़्यादा मेजोरिटी होगी वो वाला टाइम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? एनी ओके मैम। क्वेश्चन? ठीक है मैम। ठीक हो गया, Thank you. ठीक है। तो ये बक कन्वर्टर, इसमें आपने इंडक्टेंस, सबसे पहले आपके पास ड्यूटी साइकिल होना चाहिए, यानी आपको बता दिया कि ये 12 से मैंने बनाना है फॉर एग्जांपल 7 वोल्ट। बक कन्वर्टर है, 12 से 12 का भी बन सकता है और 12 से कम का भी बन सकता है। 12 से 7 वोल्ट मैंने बनाना है, ठीक है। उसके लिए आप सबसे पहले ड्यूटी साइकिल सेलेक्ट करेंगे। ड्यूटी साइकिल सेलेक्ट करने के बाद फिर आप अगर डिज़ाइन कर रहे हैं, अगर तो सिंपल आपने जैसे प्रॉब्लम सॉल्व किया था तो उसमें जो जो पूछा हुआ है, जो जो पूछा हुआ है वो आपने उसी तरह से उसको निकाल लेना फार्मूला में पुट करके, ठीक है। और अगर डिज़ाइन करना है तो डिज़ाइन के लिए आपने इंडक्टेंस की वैल्यू निकालनी है, कैपेसिटर की वैल्यू निकालनी है और जो जो इन्फॉर्मेशन है उसको यूज़ करना है, ठीक है। और डेल्टा IL ओपन स्विच के लिए, डेल्टा IL क्लोज स्विच के लिए निकाल के फिर उसी की सारी गेम है डेल्टा IL की, वो अगर आपको निकालना आता है
तो आप बक कन्वर्टर को प्रूफ भी कर सकते हैं कि वी नॉट इक्वल्स टू वी एस टाइम्स टी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में। और जो इसकी सारी एजम्पशंस हैं, इसकी सारी कंडीशंस हैं बक कन्वर्टर्स की, वो आप लोगों को फिंगर टिप्स पे पता होनी चाहिए कि ये कंडीशंस हैं, तब हमने ये डिज़ाइन किया है। ठीक है, यानी इन एजम्पशंस को यूज़ करते हुए हमारे पास ये बक कन्वर्टर बना है, वरना ये वाली आउटपुट नहीं आ सकती इसकी अगर हम ये कंडीशंस को फुलफिल नहीं करते। और बच्चों आप लोगों को इंशाल्लाह फरवरी से सुनने में आ रहा है कि यूनिवर्सिटी ओपन हो रही है, तो आप लोगों के एग्जाम्स भी होपफुली ऑन कैंपस होंगे, तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हैं और उसी तरह ही तैयारी करें, उसी तरह ही पढ़ें। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। मैम ये जी कोडिंग काइंडली अपलोड कर दीजिएगा, क्योंकि जी मैम जी, थोड़ा नेट का इशू था, तो आज थोड़ा बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था मैम। ठीक है, मैं अपलोड कर दूंगी। और मोइस प्लीज़ स्क्रीनशॉट लेके मुझे सेंड कर दें अटेंडेंस की। जी मैम, एक मैम मिनट वो बस। मोहसिन का नेट का इशू था तो वो दरमियान में डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है, मोहसिन का भी बेटा ऐड कर दीजिएगा नाम इसमें। और बाकी लोग जो ये खामोश रहते हैं बिल्कुल ऑनलाइन होकर, इनका भी नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ करती हूँ। ये ज़रा तैयार हो के आए। ठीक है मैम बच्चों, वो अल्लाह। फिजिक्स के मार्क्स भी अपलोड कर दें। अच्छा वो बच्चों, एक्चुअली मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी पिछले दिनों में, तो मैंने कोई भी उसके बाद क्विज़ नहीं चेक किया। तो क्विज़ 1 और क्विज़ 2 के मार्क्स मेरे ख्याल से अपलोडेड हैं, 3 और 4 रहता है। तो जैसे ही जी इंशाल्लाह मैम, चेक होते शुक्रिया। हैं तो मैं अपलोड कर दूँगी। ठीक है, सॉरी फॉर द ओके इनकन्वीनियंस, थोड़ा सा डिले आ गया, लेकिन जैसे ही मैं करती हूँ ना बहुत जल्दी इंशाल्लाह करके तो मैं अपलोड कर देती हूँ। ठीक है, ओके मैम, कोई मसला नहीं। चलें, ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। स्क्रीनशॉट ले लिया मोइस? मोइस आपने जी मैम, ले स्क्रीनशॉट ले लिया लिया? ले लिया ले लिया चलें, मैम, ले लिया। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़ मैम।